Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. I also hope that your studies are going really well. In this particular class, I am going to continue with the MCQs and case studies. मैंने इस particular class से पहले भी 3 classes MCQ की channel पे डाली हुई हैं. अगर आपने अभी तक उन classes को नहीं देखा है, please do check them out. Right? I am starting with 71st MCQ. जितने भी आपके एमसीक्यूज बचे हुए हैं वो इस पर्टिकुलर क्लास में कवर हो जाएंगे. उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द केस स्टडीज. इसके साथ साथ एसएस की रिवीजन क्लासेस भी चल रही हैं चैनल पे और भी सीए फाइनल ऑडिट की रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं. अगर आपने अभी तक उन रिवीजन क्लासेस को नहीं देखा है, डू चेक देम आउट. राइट. सो 71st क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ पीएसयू दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में कौन सी ऑडिट नहीं आती? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट क्या होता है. डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट आपका अटेस्टेशन का फंक्शन ही होता. जैसे हमारे अटेस्टेशन में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. कौन कौन सी? एक तो हमारा प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व होता है. क्या होता है? एक प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व होता है. दूसरी होती है हमारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी और तीसरी चीज क्या होती है हमारे अटेस्टेशन के फंक्शन में? दैट इज सब्जेक्ट मैटर. राइट, दैट इज सब्जेक्ट मैटर. प्रैक्टिशनर कौन होता है अटेस्टेशन के फंक्शन में? प्रैक्टिशनर होता है ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है हमारा क्लाइंट और सब्जेक्ट मैटर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और आपका ऑडिटर आपके क्लाइंट की दी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इनफैक्ट जो असर्शन आपके क्लाइंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी है उसके ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन देता है इन केस ऑफ अटेस्टेशन फंक्शंस. लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती आपके ऑडिटर को. जैसे हम ऑडिट पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की आपके पीएसयू के चैप्टर में, वहां पे आपका ऑडिटर ऑडिट करता है अलग अलग टाइप की. जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट होगी, जैसे कंप्लायंस ऑडिट होगी, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होगी और इन ऑडिट को करने का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है. सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता. तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में आपकी फाइनेंशियल ऑडिट इंक्लूड नहीं होती क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट आपका अटेस्टेशन का फंक्शन है जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जिसमें आपके ऑडिटर को रिपोर्ट दी जाती है जिस रिपोर्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब आपका क्लाइंट आपके प्रैक्टिशनर को मतलब आपके ऑडिटर को कुछ असर्शंस देता है और आपका ऑडिटर उन असर्शंस के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपना ऑडिट ओपिनियन देता है. राइट. तो आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता? आपकी फाइनेंशियल ऑडिट्स नहीं आती जहां पे आपका ऑडिटर अटेस्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है. राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है अगला क्वेश्चन? द ऑडिट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब यहां से जो 2-3 आई थिंक आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आपके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन है. तो यहां पे मेरे समझाने वाला कोई भी काम नहीं रहा होगा, कोई भी काम नहीं होगा. अगर आपको प्रोविजन आती है तो आप इन एमसीक्यू को सोल्व कर पाओगे. अगर आपको प्रोविजन नहीं आती है तो आप इन एमसीक्यू को सोल्व नहीं कर पाओगे. और जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज. राइट. तो क्वेश्चन क्या है? ऑडिट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. की ऑडिट कमिटी की कॉम्पोजिशन में क्या क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग द मेजोरिटी. और आपका यही इसका आंसर है. राइट. तो आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड भी नहीं है और मैं पढ़ूंगी भी नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोविजन है. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको प्रोविजन आती है तो आपको एमसीक्यू आता है, नहीं आती तो आप इस एमसीक्यू को सोल्व नहीं कर सकते. जहां पे लॉ की बात होती है वहां पे समझाया नहीं जा सकता क्योंकि जो बात आपके एक्ट ने बोल दी, जो रेगुलेशन में लिख दी, वही चीज यहां पे एप्लीकेबल होगी. और बहुत सिंपल सा डायरेक्ट सा ये एमसीक्यू है. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड है मतलब इट इज अ पब्लिक कंपनी. इट इज वन ऑफ द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज. पब्लिक कंपनी है, साथ साथ में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एंटिटी भी है. इसका मतलब इसके ऊपर सेबी एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी. कहता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये किन कंपनीज में आती है? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज में ये आती है. ओके. The board of directors of ABC Limited does not comprise of any women director. इसके पास एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. तो इसका जो बोर्ड है उसके अंदर कोई भी वुमेन डायरेक्टर नहीं है, जो कि एक गलत बात है. आगे क्या कहता है क्वेश्चन? द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हु इज सर्टिफाइंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज पर सेबी रेगुलेशन
हैज टू असर्टेन, तो उसको क्या देखना पड़ेगा? पहला ऑप्शन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगेन डायरेक्ट प्रोविजन है, डायरेक्ट रेगुलेशन से क्वेश्चन है, कुछ भी समझाने वाला पॉइंट नहीं है। तो 73 का आंसर बनेगा बी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लेंथी चैप्टर है लेकिन एमसीक्यू से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चैप्टर को कैसे पढ़ोगे? एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, लिमिट्स को याद करोगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है क्वेश्चन? द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स। अगेन क्या कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? इसके पास 6 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए। यहां पे भी कौन सी प्रोविजन लग रही है? आपके एलओडीआर की प्रोविजन। तो यहां पे भी कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, again it is a public company, one of the top 2000 listed entities meets 4 times a year। लिस्टेड एंटिटी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में ये एंटिटीज आती है और ये कंपनी साल में 4 बार मिलती है। मतलब जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करते हैं। व्हाट शुड बी द कोरम? अगेन सेबी एलओडीआर के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का आपको कोरम बताना है क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर, यस, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 आईडी। तो इसके अंदर एक आईडी होना चाहिए, ये आपका एलओडीआर कहता है। अगेन मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो बोला है आपके रेगुलेशन ने बोला है, आपके एलओडीआर की रेगुलेशन ने बोला है, राइट। आगे चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैम ये आप कैसे पढ़ा रहे हो, इसमें कुछ समझा तो रहे नहीं हो। तो इसमें समझाने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें सिंपल एक्ट है। एक्ट ने जो बात बोल दी, जो लिमिट बोल दी, आपको वो लिमिट याद करनी है। तो इसमें समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है क्वेश्चन? XYZ लिमिटेड, अगेन इट इज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक है और साथ साथ में इट इज अ लिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड नहीं है, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यही लिखा है। इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द TMT बार्स XYZ लिमिटेड, लिमिटेड है मतलब अगर ये पब्लिक ना भी लिखता तो मैं हम समझते, क्योंकि लिमिटेड वर्ड यूज है तो इट इज अ पब्लिक कंपनी। कहता है कि क्या बनाती है? टीएमटी के बार्स बनाती है। मेसर्स यूवी एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर XYZ लिमिटेड। आपके यूवी एंड एसोसिएट आपकी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर के हैं? 2021 और 2022 के। द कंपनी इज लिस्टेड ऑन NSE, कंपनी लिस्टेड एंटिटी है कहां पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ओके। CA उद्धव, द एंगेजमेंट पार्टनर, इज कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन नंबर 27 एंड शेड्यूल 2 ऑफ LODR फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस ऑफ XYZ लिमिटेड। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है। ये बात हो रही है क्वार्टरली फाइलिंग की, राइट, ये बात हो रही है क्वार्टरली फाइलिंग की। तो कौन सी बात सही है? नंबर 1, XYZ Limited shall submit a quarterly compliance report on the corporate governance in the format which is specified by board। board मतलब यहाँ पे कौन सा बोर्ड है? ये सेबी। from time to time to NSE within 21 days from the end of each quarter। ये कहता है आपकी XYZ Limited को जैसे ही उसका क्वार्टर खत्म होगा उसको बोर्ड को, मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो आपका सेबी है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको क्या देनी पड़ेगी? एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि जो भी उसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती हैं उसने उसका कंप्लायंस किया है। और उसको वो रिपोर्ट कब देनी है? विदिन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके 21 दिन के बाद उसको उस रिपोर्ट को सबमिट करना है। और रिपोर्ट की साइनिंग कौन करेगा? रिपोर्ट या तो साइन करेगा आपका कंपनी का जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है वो, या तो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसका आंसर आपका बनता है यही, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसमें कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि ये प्रोविजन है और ये प्रोविजन सही है तो आपको अपना बाकी ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? A report is submitted by you after an audit of public sector unit is more likely to be finally reviewed by। जब आपका PSU का ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट कर देता है उसके बाद उसका रिव्यू करता है आपका COPU, दैट इज कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब मैं क्या समझाऊं? इट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर, राइट। तो कौन इसको रिव्यू करेगा? आपका कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो 77 का आपका आंसर बनेगा बी। अब
हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें आपके पीएसयू के चैप्टर में नहीं पढ़ी हो, जैसे कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट क्या होता है, राइट। लेकिन अभी मैंने एमसीक्यू में बताया तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो। सकता है आपको ने ये चीज़ पहली बार पढ़ी हो कि जब रिपोर्ट सबमिट हो जाता है उसका रिव्यू कौन करता है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑडिट का चैप्टर है उसमें मोस्टली ऑडिट का प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो अगर आप कोई चीज़ पहली बार सीख रहे हो तो आप उसको स्टार मार्क करके रख सकते हो कि जब आप लेटर ऑन उसको एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, या उसको अलग से पीएसयू के चैप्टर पे ऊपर एक लाइन बना के भी लिख सकते हो। अगर आपको बाद में एमसीक्यू रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला तो आपको ये लाइन वहां पे दिखी हुई मिल जाएगी, और बाय चांस अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वो रिकलेक्ट हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 78th। क्या कहता है क्वेश्चन? You have been given an assignment of the audit of IT department of a PSU। आपको ऑडिटर बनाया गया है किसका? PSU का, और आपको ऑडिट असाइनमेंट, उस ऑडिट का कौन सा हिस्सा आपको करने को दिया गया है? आईटी डिपार्टमेंट का, राइट। अ चेकलिस्ट वाज हैंडेड ओवर टू यू विच कंटेन्ड मेनी क्वेश्चंस। आपको एक चेकलिस्ट दे दी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे? नंबर 1, आर सेपरेट यूजर्स नेम्स एंड पासवर्ड असाइंड टू इंडिविजुअल यूजर्स। पहला क्वेश्चन था कि जब भी आप सिस्टम में लॉग इन करते हो क्या हर एक इंडिविजुअल के पास एक सेपरेट यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है? ठीक है। दूसरा, आर पीरियोडिकल चेंजेस ऑफ पासवर्ड इंश्योर्ड। क्या टाइम टू टाइम पासवर्ड को चेंज भी किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा, आर एक्सटर्नल दैट इज ऑफ साइट डाटा बैकअप्स आर मेंटेन्ड एट अ प्लेस आउटसाइड द प्रीमाइसेस। कहता है कि अगर बाई चांस आग लग जाए, बाई चांस सिस्टम खराब हो जाए तो आपके डाटा का बैकअप क्या आपके प्रीमाइसेस के बाहर कहीं पे मेंटेन किया जाता है? थर्ड पार्टी आपका डाटा मेंटेन करती है या नहीं करती है, या आप खुद मेंटेन करते हो बट आउटसाइड द प्रीमाइसेस? ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपको बताना है कि ये बता दो कि किस टाइप की ऑडिट हो रही है। नंबर 1, क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है? आपने पढ़ी है ना कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होती है आपके पीएसयू के चैप्टर में। क्या आप प्रोप्राइटी ऑडिट देख रहे हो? मतलब क्या ये प्रोप्राइटी ऑडिट है? क्या आप यहाँ पे रीजनेबलनेस देख रहे हो? नहीं। क्या ये कंप्लाइंस ऑडिट है? यस, इट इज अ कंप्लाइंस ऑडिट। ये फाइनेंशियल ऑडिट तो है ही नहीं, क्योंकि आप इसमें टेस्टेशन का फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट। सो ये कौन सी ऑडिट है? दिस इज योर कंप्लाइंस ऑडिट। मूविंग फॉरवर्ड, कंप्लाइंस क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या ऐसा किया जाता है, क्या आपकी पीएसयू ऐसा काम करती है, क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनका कंप्लाइंस होता है या नहीं होता है। सो इट्स अ कंप्लाइंस ऑडिट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहता है क्वेश्चन? मिस्टर पी अ पार्टनर ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक कंपनी। मैं पता है मैं बार बार इन क्वेश्चंस को बोलती हूँ कि XYZ लिमिटेड सिंस इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि आप जितनी बार मेरे को बोलते हुए सुनोगे और मैं जैसे बोलूँगी, मेरी जो स्लैंग होगी ना पढ़ने की, आपका दिमाग के स्टडीज़ को, MCQs को वैसे ही कैप्चर करना शुरू कर देगा। मतलब आप उसको वैसे ही पढ़ना शुरू करोगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ। जितना ज़्यादा आप मुझे सुनोगे आपको वो चीज़ें वैसे ही, आपका जो वे है ना MCQ को पढ़ने का, जो आपका एग्जाम में जब केस स्टडीज आएंगी वो आपकी वे वैसे बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मिस्टर वाई पार्टनर है XYZ लिमिटेड का। लिमिटेड मतलब इट इज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन आ जाता है लिमिट्स के ऊपर, फिर वहां पे आपको लिखा नहीं होता कि इट इज अ पब्लिक कंपनी, पर आपको नाम से ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इस कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड है तो इट इज अ पब्लिक कंपनी, राइट। तो इसीलिए मैं इस केस स्टडीज को ऐसे पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं। मिस्टर पी अ पार्टनर ऑफ XYZ लिमिटेड। मिस्टर वी पी पार्टनर है XYZ लिमिटेड का, which is a statutory auditor of PQR Limited. Mr. P, a partner of XYZ Limited, is a statutory auditor XYZ Limited. अब क्या बोल सकते हैं? इंस्टीट्यूट ने आपके मिस्टर पी को पार्टनर बना दिया है XYZ लिमिटेड का। लिमिटेड कंपनी, पहली बात तो कंपनी कभी भी ऑडिटर हो ही नहीं सकती है अनलेस वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो। ठीक है, आई डोंट नो, चलो आगे देखते हैं। अभी के लिए आप बस इतने याद रखो कि मिस्टर पी पार्टनर है, ओके। और जो आपकी ये XYZ है जो भी है, ये स्टैच्यूटरी ऑडिटर है आपकी PQR लिमिटेड का। मतलब आपकी कंपनी कौन है? PQR लिमिटेड है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे घूमना मत कि XYZ लिमिटेड कैसे आपकी फर्म होगी, तो आप इसको XYZ मेसर्स समझ सकते हो कुछ भी। सिंस 1 अप्रैल 2015 से मिस्टर पी ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ टैक्स ऑडिट एंड रिप्रेजेंट बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज फॉर वेरियस लिटिगेशन मैटर्स। वो कहता है मिस्टर
पी आपकी स्टैच्यूटरी ऑडिट की सर्विस देने के साथ साथ टैक्स ऑडिट की सर्विसेज भी देता है और आपके क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन करता है टैक्स अथॉरिटीज के सामने। अगर उसका कोई टैक्स का केस लगता है तो वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। PQR लिमिटेड नाउ विशेस टू अवेल इंटरनल ऑडिट एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज। क्या कर सकता है वो, क्या अवेल कर सकता है? सेक्शन नंबर 144 मना करता है ना कि अगर कोई आपका ये वाली सर्विसेज, अगर आपको याद हो, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपका स्टैच्यूटरी ऑडिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर सकता, राइट? और ये उसमें से एक सर्विस है तो वो नहीं दे सकता। आगे क्वेश्चन क्या है? योर मिस्टर पी कैन नॉट प्रोवाइड दिस सर्विस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आपका ये एक लिमिटेड कंपनी का पार्टनर कैसे हो गया, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि कभी भी आपका ऑडिटर आपकी जो ऑडिट फर्म होती है वो कभी भी कंपनी की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो, हम इस चीज़ को सेक्शन नंबर 141 में पढ़ते हैं, राइट? मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है क्वेश्चन? गामा लिमिटेड है, दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक कंपनी, इज अ रिनाउंड LLP पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये फर्म है। ओके, नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड इन दी रेंडरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द स्टैच्यूटरी ऑडिट। ये फर्म किस किस की सर्विसेज देती है? स्टैच्यूटरी ऑडिट की सर्विस देती है, टैक्स ऑडिट की सर्विस देती है, कंसल्टेंसी रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की सर्विसेज देती है। गामा लिमिटेड इज अपॉइंटेड एज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर। गिव मी 2 मिनट्स। ओके, कहाँ दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गामा लिमिटेड इट इज अ रिनाउंड LLP फर्म। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला मैंने अभी कि लिमिटेड वर्ड, अगर ये LLP है देन इट कैन यूज द वर्ड लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे स्पेसिफाइड नहीं है तो ये LLP होगी और आपका ये जो पर्सन है ये आपका पार्टनर होगा LLP पे। तो बॉडी कॉर्पोरेट विच इज LLP वो अलाउड होती है सेक्शन नंबर 141 में, लेकिन कोई भी कंपनी अगर है तो वो कंपनी स्टैच्यूटरी ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकती। मतलब आपकी कंपनी की फॉर्म में आप ऑडिट नहीं कर सकते, राइट? कंपनी अलाउड नहीं होती टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत ही वेग क्वेश्चन बनाया है ये। तो आप ये XYZ लिमिटेड देखिए, कंफ्यूज मत होना। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पे एग्जाम में कैसे चलता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वहाँ पे बेफालतू के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दिमाग में। तो XYZ लिमिटेड ये क्या होगी? आपकी LLP होगी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ LLP ये अलाउड है, राइट? तो यहाँ पे इसलिए स्टैच्यूटरी ऑडिटर, ऑल्दो आपके क्वेश्चन से इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखा रही हूँ, राइट? तो आगे क्या लिखा है? जैसे कि यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? गामा लिमिटेड इट इज़ अ रिनाउंड LLP। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इसने LLP, ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसी के ऊपर, राइट? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सुनो अभी क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन क्या है? गामा लिमिटेड इट इज़ अ रिनाउंड LLP फर्म विच इज स्पेशलाइज्ड इन द रेंडरिंग द सर्विसेज रिलेटिंग टू द स्टैच्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंसल्टेंसी रिलेटिंग टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ETC। आपकी गामा लिमिटेड है, बहुत सारी सर्विसेज देती है जिसमें स्टैच्यूटरी ऑडिट की सर्विसेज है, टैक्स ऑडिट की सर्विसेज है, कंसल्टेंसी की सर्विसेज है, डायरेक्ट टैक्स की कंसल्टेंसी और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कंसल्टेंसी आपकी ये फर्म देती है LLP। ठीक है, गामा लिमिटेड इज अपॉइंटेड एज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑफ बीटा लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी। आपकी इस LLP को अपॉइंट किया गया ऑडिटर ऑफ बीटा लिमिटेड, और बीटा लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है। अल्फा लिमिटेड are the chartered accountants, अल्फा लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर रिटायरिंग ऑडिटर्स ऑफ द बीटा लिमिटेड। और जो आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर थे, मतलब जो आपके रिटायर हो रहे हैं ऑडिटर, वो कौन है? आपके अल्फा लिमिटेड। मतलब आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन है? अल्फा लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट गामा लिमिटेड, जो आपकी नई आपकी LLP है, जो ऑडिटर अभी आ रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? विच ऑडिट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट विद द रिटायरिंग ऑडिटर, जो कौन है? आपकी अल्फा लिमिटेड, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। तो आपको उसको क्या लेना पड़ता है? उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर है, आपके क्लाइंट ने क्या उसकी कोई फीस होल्ड करी हुई है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या, उसको रिटायर, उसका रीज़न क्या था। सो यू हैव टू टेक अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि वो उसकी रेजिग्नेशन हो रही है, उसका रिमूवल हो रहा है तो किस वजह से रिमूवल हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वो रिटायर हो रहा है, मतलब उसने अपना टेन्योर पूरा कर लिया होगा, देन यू हैव टू टेक अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्वेश्चन क्या है? टू अच्छा, आपकी नीड क्या है? आपको जो आपका इनकमिंग ऑडिटर है उसको कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा? नंबर 1, ही हैज टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अल्फा लिमिटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। यस, उसको अपनी ऑडिट को शुरू करने से पहले अपने रिटायरिंग ऑडिटर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, और आपका आंसर यही है, राइट? आगे जो भी लिखा कि उसको कुछ ऑब्टेन करने की नीड नहीं है, वो गलत ऑप्शन है। सो दिस वॉज योर केस स्टडी नंबर 81 से शुरू करते हैं।
मैं हर एक केस स्टडी के बाद 2 मिनट का पोस्ट ले रही हूँ। रीज़न बीइंग, अगर मुझे इन क्लासेस को अलग से डालना है तो मैं अलग से डाल दूंगी, और अगर मुझे इन क्लासेस को एक साथ मर्ज करके डालना है तो मैं मर्ज करके डाल दूंगी। आपको ये क्लासेस एक साथ ही मिलेंगी, लेकिन मैं अपने बाद लेटर ऑन के लिए मैं इनको 10-10 MCQs के लिए इसको सेव कर रही हूँ कि जब मैं अपने रेगुलर बैच में इन क्लासेस को कराऊंगी, इन MCQs को कराऊंगी तो उसके लिए। बट आपको कंटिन्यूशन में मिलेंगी, बट आपको थोड़े से पोस्ट दिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। VB and Associates Chartered Accountants are the statutory auditor for Gold Limited. VB and Associates आपके statutory auditor हैं किसके? Gold Limited के, मतलब it is a public company। कौन से फाइनेंशियल ईयर के? For the year ended 31 मार्च 2021। While conducting the audit for the year, the auditor have come to know that the fraud amounting to rupees 2 crore was done by one of the employees on the company। उनको एक फ्रॉड मिला है। फ्रॉड का अमाउंट क्या है? 1 करोड़ से ज्यादा का, मतलब 2 करोड़ रुपए का। और अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 to be read with Rule 13 of the Company Audit and Auditors Rules 2014, you are required to suggest whether as a statutory auditor VB and Associates is required to। आप फटाफट कंपनी ऑडिट का चैप्टर खोलो, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 खोलो और उसको अभी पढ़ो और उसको रूल 13 के साथ पढ़ो। वहां पे आपको पता लगेगा अगर फ्रॉड का अमाउंट चाहे सस्पेक्टेड है चाहे एक्चुअल में फ्रॉड किया गया है, कितने अमाउंट का, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो उसकी रिपोर्टिंग बोर्ड को भी जाती है, कमेटी को भी जाती है, और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है। राइट, तो इसकी रिपोर्ट किसको जाएगी? ऑडिट कमेटी को, बोर्ड को, यस, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपके ऑडिटर को देनी पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट में भी जाएगा और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 81 का D. Moving forward to question number 82, OPE Limited, limited है, that means it is a public company, issued a prospectus in respect of an IPO which had the auditor's report on the financial statement for the year ended 31 मार्च 2021। OPE Limited अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। IPO लेकर आने के लिए उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस के अंदर ऑडिटेड रिपोर्ट थी आपके ऑडिटर की, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स भी होते हैं, उसके साथ साथ आपके ऑडिटर की रिपोर्ट भी थी। सही बात है। आगे, इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। अच्छा, आगे अभी तक एज सच ऑडिट का क्या रोल है यहां पे वो पता नहीं लग रहा है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? ड्यूरिंग दिस ईयर देयर वाज एन अबनॉर्मल राइज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर विच इट वाज फाउंड लेटर दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेटेड सेल। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी, बाद में पता लगा कि कंपनी की सेल्स में बहुत ज्यादा राइज हुआ है, और वो राइज था क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने सेल्स में मैनिपुलेशन करी थी, जिस मैनिपुलेशन को आपका ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया और उसने इस चीज को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखाया। ठीक है, कहता है और इस मैनिपुलेशन में जो आपकी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर था वो इन्वॉल्व था, और उसके साथ साथ जो आपकी कंपनी के बाकी टॉप ऑफिशियल्स थे वो भी इन्वॉल्व थे, और आपके ऑडिटर ने जब ऑडिट रिपोर्ट बनाई वो इस मैनिपुलेशन को ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, ऑन डिस्कवरी ऑफ दिस फैक्ट द कंपनी ऑफर टू रिफंड ऑल द मनीज टू द सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर्स एंड सूड द ऑडिटर्स। जैसे ही आपकी कंपनी को इस मैनिपुलेशन के बारे में पता लगा, आपकी कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर से उसको जो भी एप्लीकेशन मनी मिली थी उसने उसको रिफंड करने का फैसला ले लिया। अब इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, हमारा लेना देना इस चीज से है कि कंपनी ने अपने ऑडिटर्स को सू कर दिया है। किस चीज के लिए? दे हैव सूड द ऑडिटर्स फॉर द डैमेजेस, अपने डैमेजेस के लिए, एलिजिंग दैट द ऑडिटर्स फेल्स टू एग्जामिन एंड असर्टेन एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टीप इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिलेटेड अकाउंट्स। वो कह रहे हैं कि तुम ढूंढ क्यों नहीं पाए इस मैनिपुलेशन को, तुम कैसे नहीं ढूंढ पाए कि सेल्स के रेट में इतना स्टीप इंक्रीज हुआ था जब तुमने ऑडिट करी। इस वजह से आपके क्लाइंट ने आपके ऑडिटर को सू कर दिया फॉर द डैमेजेस। अब एक बात आप इंटर में पढ़ते थे, जब आप इंटर की ऑडिट को पढ़ते थे, कि हमारा ऑडिटर एक वॉच डॉग है, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। उसका ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना,
वो सर्टिफिकेशन नहीं देता, वो ओपिनियन देता है, और वो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। रीजन बीइंग ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट। तो आपका ऑडिटर अगर उसने सारा काम सही किया है और वो किसी गलती को नहीं ढूंढ पाया है, तो आपकी मैनेजमेंट अगर बाद में उस गलती को ढूंढ लेती है तो वो आपके ऑडिटर को ब्लेम नहीं कर सकती। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, The company emphasized that the auditor should have proceeded with the suspicion. कंपनी कह रही कि आपको शक करके चलना चाहिए था, and should not have followed selected verification. और ये आपने जो सैंपलिंग करी है ना, ये सैंपलिंग नहीं करनी चाहिए थी। The auditors were able to prove that they found internal controls to be satisfactory. आपके ऑडिटर ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जब हमने ऐसे नंबर 315 लगाया, जब हमने इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करी, हमें वो इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी मिले, हमें तो कोई डाउट अराइज नहीं हुआ, एंड उनको कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस नहीं मिला जिससे उनकी सस्पिशन अराइज होती। ठीक है, मतलब आपके ऑडिटर ने सही तरीके से अपनी चेकिंग करी है। आगे कहता है क्वेश्चन, कंपनी वॉज नॉट एबल टू प्रूव दैट ऑडिटर्स वर नेग्लिजेंट। आपकी कंपनी इस बात को प्रूफ भी नहीं कर पाई कि आपके ऑडिटर नेग्लिजेंट थे अपने काम को करने के लिए। प्लीज सजेस्ट योर व्यूज ऑन दिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके ऑडिटर का इस सिचुएशन में कोई भी कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। अगर आपके ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ऑडिट करी है, जो भी लॉ रेगुलेशन उसके ऊपर रिक्वायरमेंट लगाता है, अगर उसने उसकी कंप्लायंस करते हुए ऑडिट करी है, आपकी मैनेजमेंट उसके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाएगी। तो आंसर क्या है इसका, कहता है कि कंपनी का स्टैंड करेक्ट है। आंसर इज नो, कंपनी का स्टैंड करेक्ट नहीं है। दूसरा, अप्रोच ऑफ द ऑडिटर्स लुक रीजनेबल। यस, आपके ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करी, उनको वो सही लगे, इफेक्टिव लगे, उसको बेस बनाकर उसने अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करे, उसको कोई भी सस्पिशन अराइज हुई नहीं, तो उसने अपनी चेकिंग सही तरीके से करी, तो आपके ऑडिटर का अप्रोच रीजनेबल था। आगे कहता है, द ऑडिटर्स फाउंड इंटरनल कंट्रोल्स टू बी सेटिस्फैक्टरी एंड आल्सो डिड नॉट फाउंड एनी सर्कमस्टांस टू arouse the suspicions and hence they performed their procedures on the basis of selected verification। जो आपका ऑडिटर नॉर्मली करता है, तो आपके ऑडिटर का अप्रोच बिल्कुल सही था, तो आपकी मैनेजमेंट गलत कह रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 82 का बी होना चाहिए। आगे पढ़ लेते क्या कह रहे हैं, इन द गिवन केस द ऑडिटर शुड हैव इन्वॉल्व्ड वेरियस एक्सपर्ट। अरे एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने की नीड ही नहीं है, एक्सपर्ट वहां पे इन्वॉल्व किया जाता है जहां पे ऑडिटिंग और एश्योरेंस के अलावा, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के अलावा उनको हेल्प चाहिए होती है। तो वो ऑडिटर एक्सपर्ट क्यों लेकर आएगा जब उसने सारा काम, उसको कोई ऐसी सर्कमस्टांस नजर ही नहीं आ रहा है जिसकी वजह से उसको सस्पिशन अराइज हो रही है, राइट। फिर कहता है, डी ऑप्शन कहता है, इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट द फोकस इज ऑलवेज ऑन द मैनेजमेंट कंट्रोल। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिखेगा, एक आधा ऑप्शन तो ऐसा मिलता है जिसमें वो कुछ भी लिखता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। यहाँ पे आपके ऑडिटर की कोई भी गलती नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, क्षितिज एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ JNN लिमिटेड। क्षितिज एंड ग्रुप ने JNN लिमिटेड जो एक पब्लिक कंपनी है उसके शेयर को सब्सक्राइब किया है। JNN लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था फॉर द इशूइंग द शेयर्स अगेंस्ट विच पर्संस ने शेयर सब्सक्राइब करे। नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आता है, लोग प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं और फिर अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। यही काम आपके क्षितिज ग्रुप ने करा। ठीक है, आगे, It was later found that some informations are included in the prospectus was misleading। ये बात है कि आपके जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है, बाद में उनको पता लगा कि वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग थी, झूठी थी। These person filed a case against the company covering all the parties who were responsible for the prospectus on the ground that the information which is contained in the prospectus was misleading and they suffered losses by relying on the information। इन सारे लोगों ने मिलकर, इस ग्रुप ने मिलकर केस डाल दिया आपकी कंपनी के अगेंस्ट कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की गई है वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है और हमें जो भी डैमेजेस हुए हैं, हमें उस डैमेजेस का हमें पैसे चाहिए, राइट, हमें रिकवरी चाहिए। द कंपनी कंसल्टेड दिस मैटर विद अ लीगल कंसल्टेंट। कंपनी ने इस मैटर को अपने लीगल कंसल्टेंट के साथ उसको कंसल्ट किया। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन एंड ऑल्सो कंसल्टेड दैट इफ द आउटकम ऑफ द केस गोज अगेंस्ट द कंपनी देन विच ऑल पार्टीज मे बी हेल्ड लाइबल एंड व्हाट कुड बी अदर कॉन्सिक्वेंसेज। उसने अपने एडवोकेट को बुलाया और उसने बोला कि ऐसा ऐसा केस मेरे ऊपर डाला गया है, क्या लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ सकती है कि अगर मैं केस हार जाता हूं तो वो कौन कौन से लोग होंगे जिसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी।
द प्रोस्पेक्टस इंक्लूडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखो प्रोस्पेक्टस के अंदर किसकी रिपोर्ट भी थी, ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी थी। हु हैड गिवन हिज क्लियरेंस, उसने भी अपनी क्लियरेंस दी हुई थी। सम ऑफ द एक्सपर्ट वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन विच लिटिगेशन वॉज फाइल्ड। और कुछ एक्सपर्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, अलग अलग टाइप के नाम उसमें आते हैं, वैल्यूअर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। सब्सिक्वेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट द कंटेंशन ऑफ क्षितिज एंड दोज पर्संस वाज करेक्ट। क्षितिज एंड ग्रुप की कंटेंशन ठीक थी, वो सही बोल रहे थे, आपकी मैनेजमेंट ने मैनिपुलेशन करी थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड करी थी। सेक्शन नंबर 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड 35 of Companies Act 2013 talks about criminal liability and civil liability in case any misleading information is provided by your company in the prospectus, right? आगे क्वेश्चन क्या कहता है, it was held that the directors, promoters of the company and the expert involved would be liable to pay the compensation to all these persons, yes, pay करनी पड़ेगी, who had sustained the losses for any of the damage, yes. The auditor of the company were also asked to make good the losses, but they refused on the argument that it is limited to the directors, promoters and expert. उन्होंने क्या बोल दिया है कि हमारा तो, उन्होंने अपना हाथ झाड़ दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो लाइबिलिटी आएगी वो सिर्फ डायरेक्टर्स की आएगी, प्रमोटर्स की आएगी, एक्सपर्ट की आएगी, जबकि उनकी ऑडिटेड रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, उन्होंने भी क्लियरेंस दी है, तो उनकी भी लाइबिलिटी तो आएगी, मतलब उनके ऊपर भी लाइबिलिटी बनेगी। इन दिस केस प्लीज सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना कि क्या सही है। नंबर 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट वैलिड, काट दो जहां पे लिखा है कि जो आपके ऑडिटर्स कह रहे हैं वो वैलिड है। आगे बढ़ो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑडिटर इज वैलिड, फिर से काट दो। आगे बढ़ो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑडिटर इज नॉट वैलिड, द फाइनल आउटकम ऑफ द लिटिगेशन कवर्स द एक्सपर्ट्स, हेंस द ऑडिटर ऑल्सो गेट कवर्ड। एक्सपर्ट में आपके ऑडिटर्स भी आते हैं, तो आपके ऑडिटर ने अगर क्लियरेंस दी है, एक्सपर्ट ने क्लियरेंस दी है, तो उनकी लाइबिलिटी भी बनेगी, अनलेस वो ये प्रूफ कर देते हैं कि उनके पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंस नहीं थी, उन्होंने कोई भी उनको या फिर उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, अदरवाइज उनके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी। तो आपका आंसर बनेगा सी। एक बार डी पढ़ लेते, क्या कहता है, द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन सीम्स टू बी कंप्लीटली रॉन्ग। अब हमें क्या पता है कि आउटकम गलत है, ये तो कोर्ट ने सुनाया होगा ना, या जहां पे भी जिस भी लेवल पे इस केस को डाला गया होगा उसने इसका फैसला दिया है। अब आउटकम ऑफ लिटिगेशन गलत है, ये क्या बात है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 84, तो 83 का आपका आंसर बनेगा सी। 84 क्वेश्चन क्या कहता है, जेके लिमिटेड इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जेके लिमिटेड मतलब इट इज अ पब्लिक कंपनी, क्या काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द सेक्टर विद द टर्नओवर ऑफ ₹25,000 करोड़, बड़ी कंपनी, 25,000 करोड़ की इसकी टर्नओवर है। द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, कंपनी के ऑपरेशन टाइम टू टाइम बढ़ रहे हैं। हाउएवर द फोकस ऑफ द मैनेजमेंट इज मोर ऑन द कॉस्ट कटिंग इन द कमिंग ईयर्स टू इंप्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी सोच रही है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने हैं, तो मैं अपनी कॉस्ट को कम करूंगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी which are used by the various stakeholders, some deficiencies were observed in respect of the asset reported therein, due to which the stakeholders suffered the damages। जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है उसमें कुछ डेफिशिएंसीज है, जिसकी वजह से जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको लॉसेज हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट दो स्टेक होल्डर्स वेंट फॉर द सिविल एक्शंस, उन्होंने क्या डाल दिया, सिविल एक्शन डाल दिया, मतलब सिविल कोर्ट में उन्होंने केस डाल दिया है, अगेंस्ट विच द कंपनी इंक्लूडेड ऑल द पार्टीज हु हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस केस के अंदर उन सारी पार्टीज का नाम इन्वॉल्व है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी वर आल्सो रोप्ड इन, अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर वेंट अगेंस्ट द सिविल एक्शन, वो एंड वर लाइबल टू प्रूफ वर एबल टू प्रूव दैट देयर वर नो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट। अब वो प्रूफ कर दिया आपके ऑडिटर ने कि उनके पार्ट पे कोई भी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस नहीं थी। इट वाज डिसाइडेड दैट द लॉस वाज ओकेजन्ड थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ द डायरेक्टर्स। अब प्रूव हो गया किसकी गलती थी, डायरेक्टर्स की, तो पैसे कौन भरेगा, डायरेक्टर्स भरेंगे। एंड द फॉल्ट ऑफ द ऑडिटर इन फेलिंग टू वेरीफाई द एसेट। अच्छा अब देखो, अब आपके ऑडिटर क्या नहीं कर पाए हैं, आपके ऑडिटर की फॉल्ट है कि वो वेरीफाई नहीं कर पाए हैं एसेट,
राइट फिर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? नंबर 1, अ पेनल्टी शुड बी लेविड ऑन द ऑडिटर्स, उन्होंने एसेट की वेरिफिकेशन नहीं करी, राइट, तो इसकी पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन जो डैमेज हुए हैं उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कौन बेयर करेगा? वो आपके डायरेक्टर्स ही बेयर करेंगे, बट दैट शुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू द डैमेजेस व्हिच आर सफर्ड बाय द स्टेक होल्डर्स, द डैमेजेस वुड बी रिक्वायर्ड टू बी मेड गुड बाय द डायरेक्टर्स, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी गलती की वजह से डैमेजेस आर हैपनिंग, तो कौन इसको बेयर करेंगे? आपके डायरेक्टर्स बेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका ऑडिटर ने अपनी ऑडिट ढंग से नहीं करी है तो उसके ऊपर पेनल्टी तो लेविड होगी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। क्या कहता है क्वेश्चन? KKR Limited is a medium-sized company engaged in the business of e-commerce. Limited कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, मीडियम साइज्ड कंपनी है, ई कॉमर्स का बिजनेस करती है। मान लो अमेजोन जैसी कंपनी है, पर कोई छोटी कंपनी है, मीडियम साइज की। द कंपनी ऑपरेशंस हैव रिमेन्ड स्टेबल ओवर द ईयर एंड प्रॉफिटेबली हैज बीन गोइंग डाउन। कंपनी के ऑपरेशन स्टेबल है, ग्रोथ हो नहीं रही, बल्कि प्रॉफिट उसके डाउन जा रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो वेंचर्ड इनटू डिफरेंट मार्केट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट दैट हैज नॉट हेल्प्ड मच इन द टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस और इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी ने अलग अलग मार्केट्स में ट्राई किया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। द कंपनीज इमीडिएट प्लान इज टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी सोच रही है कि मुझे अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। द कंपनी वाज लुकिंग फॉर द फंड्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड इशूड अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। कंपनी ने क्या निकालिया? अपना पब्लिक इशू निकालिया। उसने सोचा कि मुझे एक्सपेंशन करनी है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना है, मैं पब्लिक से पैसा मंगवाऊंगी, तो उसने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है शेयर्स पैसा मंगवाने के लिए, राइट। आगे क्या कहता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस शोड अ वेरी डिफरेंट पिक्चर ऑफ द कंपनीज पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। जो आपकी कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में 31 मार्च 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड करी, जो उसकी रियलिटी थी प्रॉफिट्स की, वो उसके रियलिटी के बिल्कुल ही एक ऑपोजिट पिक्चर वो प्रोस्पेक्टस शो कर रहा था। It was later found out that some of the information contained in the prospectus was misstated। बाद में पता लगा कि आपकी मैनेजमेंट ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी थी प्रोस्पेक्टस में। It was untrue and misleading to attract the public to subscribe the shares of the company। गलत इंफॉर्मेशन दी थी ताकि आपकी पब्लिक अट्रैक्ट हो और आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे। लीगल एक्शन वॉज टेकन बाय द स्टेक होल्डर्स अगेंस्ट द कंपनी। आपके स्टेक होल्डर्स ने उठा के क्या कर दिया? उसके अगेंस्ट केस डाल दिया। एंड द कंपनीज मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वर कॉन्फिडेंट दैट दे वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू फेस एनी एक्शंस considering the fact that the financial statements were duly audited by a reputed firm of the chartered accountants। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमें पता कि कोई भी एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमारी ऑडिट एक रिस्पेक्टेड ऑडिट फर्म ने करी है। इफ एट ऑल एनी प्रॉब्लम अराइजेस इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स। उन्होंने तो अपना हाथ ही झाड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती पता भी लगी, कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, अगर उनको कुछ गलती पता भी लगी तो वो हमारी नहीं होगी, वो ऑडिटर्स की होगी। मैंने अभी आपको 2 सेक्शन कोट करे थे पीछे भी, सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी। अगर आपकी कंपनी कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने प्रोस्पेक्टस में ताकि वो इंड्यूस कर सके लोगों को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो उसके ऊपर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, राइट। तो आपको एडवाइस करना है कि इसका आंसर क्या होगा। नंबर 1, The understanding of the directors is correct and the auditors should be held liable। सिर्फ ऑडिटर्स क्यों हेल्ड होंगे लाइबल? आगे चलो। The understanding of the directors is wrong। They would be held liable under section 447 of the Companies Act and not the auditors because responsibility of the prospectus lies with the management। आधी बात है। ऑडिटर, अभी मैंने क्या बताया, ऑडिटर भी आपकी कंपनी के क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, दिस में लीड टू द क्रिमिनल लाइबिलिटी वेर इन एवरी पर्सन ऑथराइजेज द इशू। जो जिस बंदे ने भी ऑथराइजेशन दी है उसकी लाइबिलिटी आएगी और उसके ऊपर सेक्शन नंबर 447 में फ्रॉड की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। तो आंसर बनेगा सी। डी आप चाहे ना भी पढ़ो। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? विमल कुमार अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हैज इनटू अ प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। विमल कुमार एक सीए है, पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ही डेवलप्ड अ स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इतनी ज्यादा उसने इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर लिया कि उसका हाथ बैठ गया इनकम टैक्स में। एंड हैंस गॉट वेरियस क्लाइंट हुम ही वाज एडवाइजिंग। उसने एडवाइस देना शुरू कर दिया इनकम टैक्स के मैटर्स के रिलेशन में। ऑन द अदर देन द टैक्सेशन वर्क, विमल वाज आल्सो गुड इन अकाउंटिंग मैटर्स। इसके साथ साथ उसकी अकाउंट की नॉलेज भी अच्छी थी, बट ही कुड नॉट डेवलप हिज बिजनेस क्लाइंटेल द अकाउंटिंग सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अकाउंटिंग में उसको ज्यादा क्लाइंट नहीं मिले। ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। वो अपने क्लाइंट को इनकम टैक्स रिटर्न के जो मैटर होते थे आईटीओ के सामने उसकी रिप्रेजेंटेशन करता था।
For one of his client, he, as an authorized representative, prepared the return of the income and furnishes the same and other required documents, that is particular of account statements and other documents supplied to him by the SSC for the preparations of the return to the assessing officer. He had also conducted an examination of those records and submitted a report on the scope and result of his examination. तो जब वो किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, तो उसने उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, कुछ उसको रिपोर्ट बना के आपके असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करी है, ठीक है। The assessee in this case was a very old client of Vimal, बहुत पुराना उसका क्लाइंट था आपके सीए का, एंड ऑल्सो यूज टू पे हिम अ वेरी गुड रेम्यूनरेशन, अच्छी रेम्यूनरेशन भी देता था, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द असेसी, विमल प्रोवाइडेड सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू द असेसिंग ऑफिसर विच लेटर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। तो आपके ऑडिटर ने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कर दी है जो बाद में पता लगी है कि गलत है। किसको? असेसिंग ऑफिसर को। इन दिस गिवन केस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड अप्लाई, उसके ऊपर पेनल्टी आएगी, ठीक है। सिंस विमल ओनली एक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसएससी, ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, इट ही विल बी हेल्ड लाइबल। ये कैसी बात है? आगे, the given matter does not only relate to the submissions of the return of the income but also covers the examinations of those records and reports of the scopes and result of the examination by a chartered accountant. Because of the professional responsibilities placed on a CA, it becomes his duty to carry out all the tasks with an objective manner, free from any bias. Hence, Vimal would be liable for the penalty of rupees 7 crore और imprisonment। इसके ऊपर ना क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। अब ये क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी उसकी आईपीसी के अंडर, तो यहाँ पे अब ये पेनल्टी बनती है ये वाली। अब इस पेनल्टी को आपको सिर्फ एज अ एनोमली मान के याद कर लेना है। एनोमली का मतलब समझते हो, ऑडिट में एक वर्ड आता है एनोमली, कि जो भी आपकी एंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है, कोई एक पर्टिकुलर आइटम उसमें ऐसा होता है विच इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, उसको एनोमली कहते हैं, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पेनल्टीज को याद करो, या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो या रट्टा मार सकते हो, चॉइस इज योर्स, राइट। क्योंकि आप हर एक पेनल्टी को आप भी याद नहीं कर सकते, आप कुछ पेनल्टीज याद कर सकते हो, जैसे सेक्शन 447 की, सेक्शन 147 की, जो ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर उसने सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 का कंप्लाइंस नहीं किया तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। हर एक पेनल्टी की, इनकम टैक्स की पेनल्टी क्या है, आईपीसी की पेनल्टी क्या है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है याद करना, राइट। तो कई जगह आपको इनकम टैक्स की पेनल्टी देखने को मिलेगी, कई जगह आपको कंपनीज एक्ट की पेनल्टी देखने को मिलेंगी, तो वो क्वेश्चन आपको एनोमली मान के छोड़ने पड़ेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट बेरहम है ना, उसका कोई बेस थोड़ी है क्वेश्चन बनाने का। अभी जो मई 2024 का जो सिलेबस आया, इतने उसमें स्टैंडर्ड्स हैं। जो बच्चे कहते थे कि हम स्टैंडर्ड से बचते हैं, अब वो ऑडिट को कैसे कर पाएंगे? 55 to 60 मार्क्स के तो स्टैंडर्ड्स हैं अब आपके टोटल। तो जिस टीचर को स्टैंडर्ड कराने नहीं आते, जिस बच्चे को स्टैंडर्ड पढ़ने नहीं आते, याद करने नहीं आते, याद मतलब समझ के याद करने नहीं आते, वो पास नहीं हो सकता ऑडिट में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यंग लिमिटेड दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक होने के साथ साथ लिस्टेड कंपनी भी है। अपॉइंटेड मिस्टर ओल्ड अ कोस्ट अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिस में नहीं है, टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। कोस्ट अकाउंटेंट को उसने अपना इंटरनल ऑडिटर बनाया। इंटरनल ऑडिटर एज पर सेक्शन 138 कोई भी हो सकता है, कोस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कोई भी हो सकता है। द जॉब ऑफ द मिस्टर ओल्ड वुड बी ऑफ एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, इन्वॉल्विंग अ कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी विद अ व्यू टू सजेस्ट द इंप्रूवमेंट देयरटू। कुछ नहीं बोल रहा, इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन बोल रहा है, सही काम है। अगर वो इंटरनल ऑडिटर है तो वो यही काम करेगा। आगे, एंड एड वैल्यू टू द स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द एंटिटीज, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल ऑडिटर के क्या काम होते हैं वो लिखा हुआ है इसने यहाँ पे, सही लिखा है। However, some of the officers of the companies are against the appointment of the cost accountant. आपकी कंपनी के कुछ ऑफिसर्स को आपके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से ओपोजिशन है। Who is not in the practice as the internal auditor state whether those officers are correct. वो कह रहे हैं कि ये कोस्ट अकाउंटेंट है, हमें उससे दिक्कत नहीं है, ये कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्यों नहीं है, इसको किसने इंटरनल ऑडिटर बना दिया। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बात कह रहे हैं ना, वो सिर पैर बिना की बात कह रहे हैं, तो ये गलत कह रहे हैं आपकी कंपनी के ऑफिसर। नंबर 1, द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑफिसर इज करेक्ट। तो जहाँ पे लिखा है कि ऑफिसर का व्यू पॉइंट करेक्ट है, उसको काट दो, आगे चलो।
द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑफिसर इज करेक्ट, फिर से काट दो. द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑफिसर इज करेक्ट, फिर से काट दो. व्यू पॉइंट ऑफ द ऑफिसर इज इनकरेक्ट बिकॉज as per the section 138 of the Companies Act 2013, internal auditor shall either be chartered accountant or cost accountant who is in. हाँ, अब ये बात है जो सेक्शन नंबर 138 में है वो कोई भी हो सकता है, आपका सीए हो सकता है, वो कोस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या ना हो, या सच अदर प्रोफेशनल, जो भी आपका बोर्ड डिसाइड करेगा. ठीक है, तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि कौन आपका इंटरनल ऑडिटर होगा. तो आपका आंसर क्या बनता है इसमें? डी बनता है. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ज़रूरी नहीं अगर तुम सीए, सीएस या सीएमए को हायर कर रहे हो वो प्रैक्टिस में होना चाहिए, कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है. तो ये गलत बात यहाँ पे बोली है. इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा. ये इंटर में पूछा जा सकता है पर फाइनल वाले बच्चों से इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. आगे अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है. एम्प्लॉयज ऑफ गिग लिमिटेड have to travel frequently for the business purposes so that the company entered into a contract with the Simoni Travels Limited for managing the booking, cancellations and other services required by their employees. गिग लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं इनको टाइम टू टाइम बाहर आउट स्टेशन के लिए ट्रैवल करना पड़ता है. इसलिए आपकी कंपनी ने क्या किया, किसी ट्रैवल कंपनी के साथ जिसका नाम है सिमोनी ट्रैवल्स लिमिटेड, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि तुम इन एम्प्लॉयज़ की बुकिंग को तुम मैनेज करोगे, कैंसिलेशन वगैरह या जो भी रिलेटेड सर्विसेज होंगे तुम दोगे. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स सिमोनी ट्रैवल्स हैज़ टू रेज इट्स मंथली बिल्स फॉर द टिकट्स बुकड और कैंसल्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड द सेम आर पेड बाय द गिग लिमिटेड. अब वो इनका प्रोसीजर क्या होता था कि पूरे महीने में ये बिल रेज करती थी आपके ये ट्रैवल कंपनी और बाद में उसके रीइंबर्समेंट कर देती थी आपकी कंपनी. कितने दिन के अंदर? 15 दिन ऑफ द बिल डेट. मतलब जब बिल रेज किया आपकी ट्रैवल कंपनी ने, उसके 15 दिन के अंदर आपकी कंपनी उसकी क्लियरेंस कर देती थी, उसकी रीइंबर्समेंट कर देती थी. ये आपका प्रोसीजर है. द बिल्स रेज्ड बाय द सिमोनी ट्रैवल्स वर ऑफ द ह्यूज अमाउंट. अब जो आपकी ट्रैवलिंग कंपनी ने बिल्स रेज करे हैं वो ह्यूज अमाउंट के हैं. So that the management of the gig limited decided to get an audit conducted of the process which is followed for the booking, the cancellation of the ticket and verify the accuracy of the bill which are raised by the travelling agency. अब उसको शक हो रहा है कि कहीं ये ट्रैवलिंग एजेंसी कुछ बीच में घोटाला तो नहीं कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि आपका ये जो प्रोसीजर फॉलो करती है ट्रैवलिंग कंपनी, मैं इसकी ऑडिट कराती हूँ. आप बताओ कौन सी ऑडिट आपकी मैनेजमेंट को करानी चाहिए. वो सिंपल सा प्रोसीजर देखना चाहती है कि जो आपकी ट्रैवलिंग कंपनी है उसके ऑपरेशंस सही है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है, तो ऑपरेशनल ऑडिट कराएगी. तो कौन सी ऑडिट कराएगी? ऑपरेशनल ऑडिट कराएगी. राइट. तभी मैंने बोला बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कहानी इतनी लंबी लिखते हैं कि बोलते बोलते जुबान थक जाती है और आंसर होता है उसका छोटा सा. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 89th. क्या कहता है क्वेश्चन? DM Limited, again it is a public company, very good, appointed Messrs K and Company चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. इस कंपनी ने मेसर्स के एंड कंपनी को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट किया है. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फाउंड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलायबल एंड इफेक्टिव. आपके ऑडिटर आए, ऐसे नंबर 315 लगाया, इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करी, उनको इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव मिले. ठीक है. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर असाइंड द टास्क ऑफ assessing the inventory level of a few branch where the statutory auditors believed that there might be some risk of the material misstatement to one of the internal auditors, Mr. Ryan. ये गलती कर दी इन्होंने. ऐसे नंबर 610, एक ऐसा एरिया जो मटेरियल था उसकी ऑडिट के लिए उसने अपने इंटरनल ऑडिट को बोल दिया कि तुम कर दो वहां पे काम, तो वो नहीं बोल सकते थे. ठीक है. सिंस द इंटरनल ऑडिटर हैज रिसेंटली डन सच असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, देयरफॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिलीव्ड दैट दे कुड रिलाई ऑन द फॉर्मर्स रिपोर्ट. उन्होंने बोला कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सोचा कि अभी अभी हमारे इंटरनल ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, उसने इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करी है, तो ये अच्छा रिपोर्ट दे पाएंगे, तो हम इनके काम के ऊपर रिलाई कर लेते हैं. बिसाइड दिस, बिकॉज ऑफ द पोसिटी ऑफ द टाइम, कहते हैं हमारे पास तो टाइम भी बहुत कम था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड मिस्टर रायन टू हेल्प देम इन सम पेपर वर्क इंक्लूडिंग दी ऑडिटेड डॉक्यूमेंटेशन. उन्होंने बोला कि आओ इंटरनल ऑडिटर्स, तुम मेरी ऑडिटेड डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी हेल्प कर दो. ठीक है. बिफोर द ऑडिट वॉज कंडक्टेड, विच क्वेश्चन इज दिस? Question is this? This is 89th. Okay. Before the audit was conducted, Mr. Ryan got promoted and shifted to another city.
ड्यूरिंग द ऑडिट डिस्कशन स्टेज, ऑडिट कंडक्टेड नहीं कंक्लूडेड, ऑडिट कंक्लूड हो पाती इससे पहले आपका जो ये मिस्टर रायन था इंटरनल ऑडिट टीम का मेंबर, उसको प्रमोशन मिल गया, वो बंदा चला गया अब अगली किसी और सिटी में। ड्यूरिंग द ऑडिट डिस्कशन स्टेज, ऑडिट की डिस्कशन हो रही थी, द लीड स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाउंड आउट दैट डॉक्यूमेंटेशन डेलीगेटेड टू मिस्टर रायन वाज नॉट कंप्लीट। उसको पता लगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इस मिस्टर रायन को दी थी, इसकी हेल्प ली थी, क्योंकि मेरे पास तो पोसिटी, अभी कैसे पढ़ूं मैं इसको, क्योंकि मेरे पास तो स्कैरसिटी, ये कितना सही वर्ड है, ये यूज नहीं किया गया, स्कैरसिटी ऑफ टाइम थी। तो अब ये बंदा अपना काम पूरा करके नहीं गया और ये प्रमोशन लेके चला गया किसी और शहर में। कहता है अकॉर्डिंगली स्टैट्यूटरी ऑडिटर फर्दर चेक्ड द इन्वेंट्री वर्कड। अब उनको लगा कि ये तो बहुत ही नॉन सीरियस से बंदे हैं, तो उन्होंने जो इन्वेंट्री वाला काम भी डेलीगेट किया था उसकी भी उन्होंने चेकिंग करी। हाउएवर थैंक गॉड वो काम तो उन्होंने ढंग से किया था। अब सुनो, इन द व्यू ऑफ द अबव केस सिनेरियो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है क्या सही है। नंबर 1, द वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाज रिलायबल, नहीं है ना रिलायबल, and satisfactory, therefore the allocation of inventory level work was within the authority of the statutory auditor. This was further confirmed by the statutory work of the internal auditory as found out later. पहली बात, ऐसे नंबर 610 कहते हैं जिस एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है और आपका ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि मुझे उस एंटिटी के इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करना है या उन लोगों को यूज करना है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। कुछ ऐसे काम वहां पे लिखे हुए हैं जिस एरिया के लिए आपका ऑडिटर उनको यूज नहीं कर सकता, स्पेशली जिस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, वहां पे आपके ऑडिटर को खुद ही ऑडिट करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे नंबर 610 ये बात कहता है कि आपका इंटरनल ऑडिटर भले ही वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करे, उनको यूज करे एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस, बट उसकी ऑडिट में इन्वॉल्वमेंट कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन वुड बी कंसिडर्ड कंप्लीट एज फार एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसर्न्ड एज द मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन वाज बिकॉज ऑफ द ओवरसाइट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। इसको काटो, ओपिनियन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके ऑडिटर की। ऐसे नंबर 610 में ये बात लिखी है, आप कितना भी काम यूज कर लो अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, आप कितना भी उनकी लोगों को यूज कर लो एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस, एट द एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो काम नहीं कर पाया, वो किसी और शहर में चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे, since the internal audit had conducted the similar inventory level checking activity recently, therefore because of the familiarity with the audit, the statutory auditor was right in delegating the same of the internal auditor। मैंने आपको अभी रीजन बताया कि डेलीगेशन गलत क्यों है, राइट तो ये गलत थी डेलीगेशन। आगे, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड नॉट हैव डेलीगेटेड द इन्वेंटरी लेवल चेकिंग टू द इंटरनल ऑडिटर एज द रिस्क असेस्ड वाज मटेरियल। ऐसा ऐसे नंबर 610 कहता है। फर्दर द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर प्रॉपर्टी। यस, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑल्सो द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर तुम अपने इंटरनल ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंटेशन हैंडल कर दोगे तो क्या तुम अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच नहीं कर रहे हो। तो ये गलत किया उसने। देयरफॉर इट वाज रॉन्ग on the part of statutory auditor to hand over the task of audit documentation to the internal auditor। इसलिए ये गलत था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90th। क्या कहता है क्वेश्चन? IMIR Inc. that is incorporation is a major technology, engineering, manufacturing and financial services conglomerate with global operations having its registered office in USA। एक कंपनी है यूएसए में, ऐसा मान लो अभी, ठीक है। The company manufacturing footprint extends across 8 countries in addition to USA। सिर्फ यूएसए में नहीं, बाकी ग्लोब में भी 8 कंट्रीज में ये काम करती है। It has several international offices and supply chain that extend around the globe। कंपनी की बहुत ज्यादा तारीफ की हुई कि कंपनी ऑल अराउंड ग्लोब फैली हुई है। आगे, HIN Private Limited is a medium-sized, fast-moving electronic good company and is involved in the power distribution equipment manufacturing। एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है? HIN Private Limited, medium-sized कंपनी है और किस में काम करती है? FMEG में काम करती है और उसके साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन
के जो इक्विपमेंट है उनको भी ये मैन्युफैक्चर करती है। दिस कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया, ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, इंडिया में बेस्ड है, एंड इंजॉयज अ गुड मार्केट शेयर, बहुत अच्छा मार्केट शेयर इंजॉय कर रही है, एंड इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ डील करती है ये, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, केबल, वायर, फैन, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये सारी चीजों में डील करती है। अभी तक ऑडिट का क्या सीन है हमें नहीं पता। आगे IMIR इनकॉर्पोरेशन, ये आया अभी बात कुछ, एक्वायरर, मतलब ये कुछ एक्वायर कर रही है ये कंपनी, करंटली टॉक्स टू एक्वायर HIN प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी जो ऊपर वाली कंपनी था ना USA वाली कंपनी, इस आपकी इंडियन कंपनी को एक्वायर कर रही है, जिसको बोलेंगे टारगेट कंपनी। The initial price has been agreed for the acquisition of the business based upon the net worth and profitability of the target company, with an assumption that all the contingent liabilities of the target company impacting its future business have been considered. जब उन्होंने अपना इनिशियल प्राइस को डिसाइड किया तो जो भी आपकी टारगेट कंपनी की कंटिंजेंट लाइबिलिटीज थी उस परचेज प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए उनको भी कंसिडर किया गया, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपकी एक्वायर कंपनी टारगेट कंपनी को एक्वायर कर लेगी तो उसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी जब एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाएगी तो उसको पे कौन करेगा, आपकी एक्वायर कंपनी, तो वो अपने परचेज प्राइस उसको माइनस करेगी। ठीक है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत क्या है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द एक्वायरर अपॉइंटेड अ फर्म टू कैरी आउट द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ये बात है, उसने एक फर्म को अपॉइंट किया है टू कैरी आउट द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड टू रिव्यू ऑफ द टारगेट कंपनी एंड एडवाइस दैट द फर्म शुड स्ट्रिक्टली वर्क एज पर द स्कोप। ठीक है, आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, द फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स रिव्यू, आपकी फर्म फाइनेंशियल डिलीजेंस का रिव्यू, मतलब आपका वो रिव्यू कर रही थी, फाउंड आउट दैट सम शोकोज नोटिसेस व्हिच हैव नॉट मैच्योर्ड इनटू डिमांड, कोई शोकोज उसको नोटिस मिले हैं जो अभी तक डिमांड नहीं बने हैं। मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को नोटिस भेजे हुए कि टेल मी वाई, अभी तक वो डिमांड नहीं बनी है, बस सिर्फ टेल मी वाई की स्टेज पे है वो। ठीक है, बीइंग इशूड अगेंस्ट द टारगेट कंपनी, फर्म आल्सो फाउंड आउट दैट देयर कुड बी अ पोटेंशियल हाई वैल्यू लेबर क्लेम, अब उसको ये भी पता लगा इसके साथ साथ कंपनी के अगेंस्ट एक लेबर क्लेम भी हो सकता है, विच में अराउज आउट ऑफ नेगोशिएशन विच वाज ऑनगोइंग बिटवीन द टारगेट कंपनी एंड द लेबर यूनियन एंड द लेबर वेज एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। वो कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपकी लेबर यूनियन और टारगेट कंपनी के बीच में, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाकर कोई क्लेम भी अराइज हो सकता है, ये भी आपकी फर्म को पता लगा। दो बातें पता लगी इसको, द फर्म डिस्कस्ड ऑल दिस मैटर विद द मैनेजमेंट, फर्म फटाफट गई एक्वायर कंपनी के पास, उसने इस मैटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, किसके साथ, सॉरी, टारगेट कंपनी के साथ। आगे द टारगेट कंपनी कंफर्म दैट दिस मैटर्स आर अंडर डिस्कशन, उसने कंफर्मेशन भी दे दी कि हाँ ये चल रहे हैं हमारे मैटर्स, एंड वॉज कॉन्फिडेंट दैट दीज मैटर्स वुड नॉट रिजल्ट इनटू लाइबिलिटी, वो कहते हैं कि यार ये सिर्फ मैटर्स हैं, ये लाइबिलिटी नहीं बनने वाले हैं फ्यूचर में, एंड हैंस इट डिड नॉट कंसिडर द सेम इन द इनिशियल प्राइस, कहते हैं इसीलिए हमने जब अपना इनिशियल प्राइस निकाला, परचेज प्राइस निकाला, उसमें हमने इसको कंसिडर नहीं किया। द फर्म आफ्टर इट्स डिस्कशन विद द टारगेट कंपनी रिपोर्टेड दैट दिस मैटर्स टू द एक्वायरर, आपकी फर्म ने डिस्कशन करी टारगेट कंपनी के साथ और उसने जाकर किसको बताया, एक्वायर को बता दिया, जिसने आपकी इस फर्म को अपॉइंट किया था ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। इन दिस गिवन सिचुएशन प्लीज सजेस्ट कि इसमें से क्या करेक्ट होगा। नंबर 1, in the given case, initial price between the target and the acquirer is already set, which includes the impact of contingent liabilities. Hence, the above mentioned matters relating to the show cause notice and जो negotiation चल रही है लेबर के बीच में उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर क्यों कर दे, उसको इंक्लूड किया जाएगा, राइट। इन द गिवन केस वो कहते हैं सेट हो चुका है, तो जो बोल रहा है ना कि इट शुड बी इग्नोर्ड, उसको काट दो। मैं पढ़ूंगी ना, ऑप्शन खुद पढ़ लेना क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो रही है, तो इस जो ये बात बोल रहा है कि इग्नोर कर दो, उसको काट दो। आगे कहता है इन द गिवन केस द फर्म हैज गॉन बियॉन्ड इट्स स्कोप, अरे फर्म के स्कोप से ज्यादा कहां बाहर चलेगी, उसके स्कोप के अंदर ही की तो बात है, उसको फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करने के लिए अपॉइंट किया गया है, उसका काम ही यही है, उसको देखना ही यही है कि जो प्राइस जो आपकी एक्वायरर कंपनी को दिया गया है बाय टारगेट कंपनी वो सही भी है या नहीं, राइट। आगे कहता है कि इन द गिवन केस इवन दो द इनिशियल प्राइस बिटवीन द टारगेट कंपनी एंड द एक्वायर इज ऑलरेडी सेट, कि भले ही प्राइस डिसाइड हो चुका है बट स्टिल द फर्म नीड्स टू लुक एट द हिडन लाइबिलिटीज। दीज आर द हिडन लाइबिलिटीज। व्हाई दीज आर हिडन लाइबिलिटीज, क्योंकि फ्यूचर में जाकर अगर वो शो कोज नोटिस डिमांड बन जाता है तो पैसा कौन पे करेगा, एक्वायर कंपनी। तो दीज आर हिडन लाइबिलिटीज जो तुम्हें ऑन द फेस अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दीज आर लाइबिलिटीज, और जब तुम अपना वो नेट प्राइस निकालते हो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो तुम इसको माइनस करोगे।
विच में अराइज इन द शो कोज नोटिस एंड लेबर क्लेम्स अकॉर्डिंगली। आपके ऑडिटर ने बिल्कुल 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 सही किया है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 91, इसको मैं यहाँ पे 2 मिनट का पोज। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 91, ARA एंड एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड हैज बीन इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 साल से आपकी ये फर्म काम कर रही है। द फर्म इज एंगेज्ड इन द कंसल्टेंसी बिजनेस रिलेटेड टू द वेरियस एरियाज एंड हैज बिल्ट अ गुड नेम फॉर इटसेल्फ ओवर अ पीरियड। कंपनी का काफी अच्छा खासा नाम है, गुडविल है। सम ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द फर्म आर वेरी ओल्ड हु हैव बीन कंटिन्यूइंग सिंस इट्स एग्जिस्टेंस। जब से ये फर्म बनी है तब से क्लाइंट जुड़े हुए हैं इसके साथ। द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज ऑल्सो गॉन थ्रू वेरियस फेजेस, सम ऑफ देम वर वेरी बैड। कहते टाइम के साथ बुरा वक्त भी आया, अच्छा वक्त भी आया, लेकिन चल रहा है काम। बट करंटली द बिजनेस इज गोइंग वेरी वेल। लेकिन अभी हम एट प्रेजेंट काम जो चल रहा है कंपनी का वो बहुत अच्छा चल रहा है। द फर्म इज लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज। कंपनी सोच रही है सिर्फ एक ही जगह पे क्यों ऑल इंडिया काम किया जाए, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने की आपकी कंपनी, मतलब कंपनी एज इन फर्म सोच रही है। For this, the firm's management decided that the some of its senior partners will move to new offices and new partners would be inducted. उसने बोला कि क्योंकि हम अभी ऑल ओवर इंडिया फैलने वाले हैं तो हम नए पार्टनर्स को हायर करेंगे और अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको हम मूव करेंगे, राइट। अ टीम ऑफ द न्यू पार्टनर्स इज इन डिस्कशंस विद सम ऑफ द सीनियर पार्टनर्स रिगार्डिंग ज्वाइनिंग द फर्म। एक टीम बनाने की वो डिस्कशन कर रहे हैं। द न्यू पार्टनर्स वुड बी इंटरेस्टेड टू नो वेदर द टर्म्स ऑफर टू देम आर रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द नेचर्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट रिकॉर्ड्स, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशंस, पर्सनल कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सोशो इकोनॉमिक सेटिंग ईटीसी। आपके आने वाले पार्टनर सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जिस फर्म में हम पार्टनर बनने वाले हैं उनकी पोजीशन क्या है, इसमें भी ये ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे, राइट। फिर कहता है एंड वेदर दे should be able to drive continuing benefits in the form of returns on the capital to be contributed and remunerations of the services to be offered। उन्होंने बोला कि जब हम अगर पार्टनर्स आपकी कैपिटल लेकर आएंगे इस नई फर्म में तो क्या उनको रिटर्न मिलेगा, उस कैपिटल के ऊपर काम करेंगे तो क्या उन्हें रेम्यूनरेशन मिलेगा। इन एडिशन दे ऑल्सो वांट टू असर्टेन वेदर द कैपिटल इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम वुड बी सेफ एंड अप्लाइड यूजफुली और नॉट। वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो कैपिटल हम इंडक्ट करेंगे वो अप्लाई की जाएगी फर्म को इन अ वेरी रीजनेबल वे। फिर कहता है फॉर दिस पर्पस एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म वो सेट अप। अच्छा, वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करवा रहे, वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करवाने का सोचा ऑन बिहाफ ऑफ दिस इनकमिंग पार्टनर्स। At the time of the scrutiny of the records of the profitability of the firm's business, the investigating accountant picked up the record for the last 4 to 5 years, wherein he observed that the profit for the last 2 years were highly erratic. Erratic समझते हो, fluctuating and अच्छा वो लिखी हुई थी उसने and fluctuating. The investigating accountant therefore investigating the profit for the last 7 to 8 years टू आयरन आउट द फ्लक्चुएशन। वो कह रहा है कि उसने जब पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठाया तो उसको पता लगा कि पिछले 4-5 सालों में से जो लास्ट के 2 साल थे ना उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एरेटिक थे। मतलब कई बार ज़्यादा अप हो रहा था, कई बार ज़्यादा डाउन हो रहा था। ये अप डाउन मतलब उसकी नॉर्मल पोजीशन को नहीं शो कर रहा। अगर आपको अपना +1 या +2 का पता नहीं कौन सा चैप्टर होता था, गुडविल जब हम निकालते हैं तो उसमें हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, राइट, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि नॉर्मली फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है। तो ये फ्लक्चुएशन का इफेक्ट देखने के लिए आपका ऑडिटर कह रहा है कि मुझे 4-5 साल नहीं, मैं 7 से लेकर 8 साल के रिकॉर्ड्स देखूंगा इस फर्म के। He also examined the provisions of the partnership deed. उसने पार्टनरशिप डीड को भी पढ़ा, उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको पढ़ा। पर्टिकुलरली द कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स, उसने कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स को ध्यान से पढ़ा। उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ड्रॉइंग राइट्स क्या हैं, कैसे वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं और उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट क्या होंगे, और गुडविल को भी उसने अंडरस्टैंड किया, टर्म्स को उसने समझा। He also asked the details of the job contracts in hand and range of the current clientele of the firm. उसने बोला कि कौन कौन से तुम्हारी जॉब के कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं फर्म के साथ वो बता दो, और तुम्हारा करंट क्लाइंटेल बेस क्या है, कौन कौन से तुम्हारे क्लाइंट्स हैं वो बता दो। Some of these procedures of the investigating accountant were not found appropriate by the senior partners. अब फर्म के जो सीनियर पार्टनर्स थे ना उनका दिमाग खराब हो गया, उनको ये प्रोसीजर अच्छे नहीं लगे। एंड दे एडवाइज द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को बोला कि तुम देखो, तुम अपने स्कोप से बाहर जाके बातें मत करो, ठीक है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की नीड नहीं है, तुम अपने स्कोप में रह के बातें करो। आपको एडवाइस करनी है कि क्या ये जो बातें आपके सीनियर मैनेजमेंट बोल गई और जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है, अकाउंटेंट कर रहा है, क्या वो सही है। तो जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, राइट। फिर कहता है द इन्वेस्टिगेटिंग का अप्रोच शुड नॉट हैव आस्क्ड, नहीं,
उसने अगर 7 से 8 साल का आपका रिकॉर्ड मांगा है तो वो मांग सकता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आगे, आफ्टर फाइंडिंग आउट 2 years which were unusual because of the profit during those 2 years were highly erratic and fluctuating, investing accountant should have reported the matter to the new partners instead of asking। वो कह रहा है जैसे ही उसको पता लगा कि पिछले कोई भी 2 साल के प्रॉफिट बहुत एरेटिक थे तो उसको जाके अपने पार्टनर्स को बता देना चाहिए था, ना कि उसको 7 से लेकर 8 साल के रिकॉर्ड मांगनी चाहिए थी। उसकी मर्जी है, उसको जहां कंफर्ट मिलेगा वो वही काम करेगा, राइट। तो अगर उसको लगता है कि मुझे पिछले 7-8 साल के रिकॉर्ड की चेकिंग करनी है इन ऑर्डर टू नो कि आपकी फर्म नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो वही चेक करेगा। अगला पॉइंट कहता है प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट लुक कंप्लीटली रीजनेबल considering his scope of the work, further no changes are required in the work approach, and this is your answer D। आप चाहे ना भी पढ़ो। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 92, क्या कहता है? AB Limited, which is based in Mumbai, is in the business of manufacturing leather products since 1995। AB Limited है, पब्लिक कंपनी है, आपकी लेदर के प्रोडक्ट्स बनाती है, मुंबई में बेस्ड है। कब से प्रोडक्ट बना रही है? 1995 से बना रही है। एंड वॉन्ट्स टू एक्वायर FC लेदर प्राइवेट लिमिटेड विच इज बेस्ड इन पुणे एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करने की सोच रही, जो कंपनी पुणे में बेस्ड है, और वो भी क्या बनाती है? लेदर प्रोडक्ट बनाती है। मतलब ये सिनर्जिस का बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं। बिफोर एक्विजिशन ऑफ द AB लिमिटेड वांट्स टू गेट ड्यू डिलिजेंस रिव्यू टू बी डन बाय द FC लेदर्स। वो कहते हैं कि हम एक्विजिशन करेंगे उससे पहले हम ड्यू डिलिजेंस करवाएंगे। AB लिमिटेड अपॉइंटेड S&S एसोसिएट्स, कंपनी ने अपॉइंट किया है S&S एसोसिएट्स को फॉर कंडक्टिंग द ओवरऑल ड्यू डिलिजेंस ऑफ FC लेदर की ड्यू डिलिजेंस करने के लिए उन्होंने आपकी S&S एसोसिएट्स को अपॉइंट किया है। ड्यूरिंग द रिव्यू द अकाउंटेंट आस्क्ड FC लेदर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 years। जब आपके अकाउंटेंट ने अपनी ड्यू डिलिजेंस करना शुरू किया, उसने बोला FC लेदर्स को ऐसा करो, मुझे अपने आने वाले 5 सालों की तुम्हारी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है वो दे दो। बट FC लेदर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं प्रोवाइड करूंगी, और उसने बोला कि देखो ये तुम्हारी ड्यू डिलिजेंस का काम नहीं है। क्या ये बात आपकी जो FC लेदर कह रही है, क्या ये बात सही कह रही है? आंसर इज नो। तो आप बताओ कि क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्शन करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द FC लेदर इज नॉट correct as due diligence refers to an examination of the potential investment to confirm all the material facts of the prospective business which is a company wants to acquire and the financial projection is a part of same। उसने बोला कि आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही यही होता है कि जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, जो भी उसकी फ्यूचर की प्रोजेक्शंस है, उसको कंसिडर कर सके आपकी एक्वायर कंपनी, ताकि वो देख सके कि उसका परचेसिंग प्राइस क्या होगा। तो दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, तो वो उसको मना नहीं कर सकती। तो आपका आंसर बनेगा बी। CD को आप बेशक ना पढ़ो। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 93, क्या कहता है क्वेश्चन? CAD इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। CAD एक CA है, प्रैक्टिस में है। उसने लोन लिए हैं अगेंस्ट हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बैंक। उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, मान लो सिक्योरिटीज थी, शेयर्स थे, उसको उसने सिक्योरिटी रखा और उसने बैंक से लोन लिए हैं। उसने 2 चेक इशू करे टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ द सेड लोन एज पर द इंस्टॉलमेंट ड्यू। हाउएवर बोथ ऑफ द चेक वर रिफंड बैक बाय द बैंक एंड रिमार्क इनसफिशिएंट फंड। डिसऑनर हो गए उसके चेक, ठीक है। एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताओ कि वो कौन से क्लोज में गिल्टी होगा। बंदा CA होकर उसके चेक बाउंस हो रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं? वो डिसरिप्यूट लेकर आ रहे हैं ना अपने प्रोफेशन के लिए, तो ये अदर मिसकंडक्ट में जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 क्लोज नंबर 2 में ये गिल्टी होगा। ये सीधा सा प्रोविजन है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। आगे क्वेश्चन नंबर 94, CA इंटेलिजेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्रोवाइड पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर द कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन। CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस में है, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप भी देता है किसी भी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट की कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्ट टाइम ट्यूटरशिप देता है। ऑन 30 जून 2021 ही वॉज अवॉर्डेड बेस्ट फैकल्टी ऑफ द ईयर। अच्छा, ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, ये तो अलाउड है। फिर कहता है ऑन 30 जून 2021 ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द ईयर एज अ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। आपका इंस्टीट्यूट बहुत खुश हुआ, उसने इसको बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड दिया। लेटर ऑन CA इंटेलिजेंट पोस्टेड हिज फ्रेम्ड फोटोग्राफ, फ्रेम में लगवा के अपनी फोटो वेबसाइट पे चिपका दी, wherein he was receiving the said award from the institute। इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट कर गया ये बंदा। As per the Chartered Accountant Act, under which clause intelligent is liable for the misconduct, तो ये जाएगा क्लोज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल एडवर्टीजमेंट वाले क्लोज में। मैं क्लोज नहीं बताऊंगी यहाँ पे, वरना ये क्लास चलती ही जाएगी, राइट। तो आप जाके इस क्लोज को पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? मिस्टर होपफुल
होपफुल बंदा, काफ़ी होपफुल है। एन एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ आईसीआई, होना भी चाहिए इसको होपफुल, क्योंकि भाई सीए बनने की सोच रहा है। नहीं नहीं, एस्पायरिंग स्टूडेंट है ये, अभी बना नहीं है। अप्रोच मिस्टर विटी, गया किसके पास? विटी के पास। अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कितने फनी नाम है इनके। जो है मिस्टर विटी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकलशिप। अच्छा, काम मांगने गया है वहां पे। मिस्टर विटी द प्रिंसिपल ऑफर्ड हिम स्टाइफेंड एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ टू बी पेड एवरी 6 मंथ। वो तो ठीक है, 2000 रुपये इसने ऑफर करे। ये क्या बात बोल रही है कि हर 6 महीने में मैं इस पेमेंट को करूंगा। हर महीने मिलना चाहिए कि इसको 6 महीने में मिलना चाहिए? हर महीने में मिलना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? आपका रेगुलेशन नंबर 48 बोलती है। अलोंग विद द इंटरेस्ट, कहता देखो मैं हर महीने पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि हर 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा मैं तुम्हें। ऐसा तुम्हारा प्रिंसिपल अगर तुम्हें बोले, तुम तो कूद के पड़ोगे कि 6 महीने में दे देना, साथ में इंटरेस्ट भी दे देना। लेकिन वो कर नहीं सकता, वो गिल्टी हो जाएगा। रेगुलेशन नंबर 48 का अगर उसने, ये रेगुलेशन नंबर 48 में लिखा है कि आपको स्टाइफेंड की पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। क्या कह रहा है आगे? उसके साथ साथ 10% का इंटरेस्ट दूंगा, और सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, और मंथली कंपाउंडेड होगी उसकी, कंपाउंडेड करूंगा मैं उसे। टू कंपनसेट सच लेट पेमेंट ऑन द प्ली दैट द साइकिल ऑफ द प्रोफेशनल रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट इज 6 मंथ। कहता है बहुत ज़्यादा गंदे क्लाइंट्स हैं, मुझे 6-6 महीने में पेमेंट करते हैं, तो मैं वैसे ही तुम्हें पे कर पाऊंगा। मिस्टर होपफुल बेचारा अभी तो एस्पायरिंग स्टूडेंट था, मान गया, अग्री हो गया फॉर सच लेट पेमेंट इन दी होप ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा स्टाइफेंड। वो खुश हो गया, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट था वो, कि वाओ हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, मैं मान गया हूँ। मिस्टर विटी हाउएवर यूज्ड टू डिस्पर्स अ सैलरी टू ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉयज। तुम्हारा पागल बना गया तुम्हारा प्रिंसिपल, बाकी सारे एम्प्लॉयज को तो वो टाइम पे पैसे देता था, तुम्हें कहता वो मैं 6 महीने में पैसा दूंगा, ठीक है। एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कौन से क्लोज का उल्लंघन यहाँ पे हुआ है? आप मुझे बताओ कौन से क्लोज का उल्लंघन यहाँ पे हुआ है? उसने रेगुलेशन, जो आपकी सीए एक्ट की, जो आपकी काउंसिल की गाइडलाइन है, जो आपकी रेगुलेशंस है, रेगुलेशन नंबर कौन सी है? 48, उसका उसने नॉन कंप्लाइंस किया है। तो अगर रेगुलेशन का नॉन कंप्लाइंस करोगे, कोई भी काउंसिल की गाइडलाइन का नॉन कंप्लाइंस करोगे, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा आपके क्लोज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। CA Ram is a practicing in the field of financial management planning for over 12 years. He has gained expertise in the domain over the others. वो कहता है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फील्ड में आपका CA Ram काम कर रहा था पिछले 12 साल से, और उसने एक्सपर्टीज गेन कर ली है इस डोमेन में। मिस्टर रतन इज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, इज अ वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द नॉलेज ऑफ CA Ram। मिस्टर रतन, मिस्टर राम की नॉलेज से बहुत इंप्रेस्ड हुआ है। ही अप्रोच द CA Ram टू टेक गाइडेंस ऑन सम ऑफ द टॉपिक ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू हिज कोर्स। वो CA Ram के पास गया कि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दे दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो तुम्हारा SFM का एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर मुझे हेल्प हो जाएगी। CA Ram ऑन द रिक्वेस्ट डिसाइडेड टू स्पेयर सम टाइम। CA Ram कहता है ठीक है मैं निकाल लेता हूँ थोड़ा बहुत टाइम, एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द प्राइवेट ट्यूटरशिप देने लग गया वो टू मिस्टर रतन अलोंग विद सम अदर एस्पायरेंट फॉर 3 days इन अ वीक। और भी लोग उसने बुला लिए, मतलब और भी CA के बच्चे, और हफ्ते में 3 दिन वो ये देने लग गया, और फॉर 2 hours इन अ डे। तो हफ्ते में 3 दिन और 2 hours इन अ डे कितने अलाउड होते हैं? 25 hours अ वीक अलाउड होते हैं। तो however he forgot to take the specific permissions for the such private tutorship from the council. Later on he came to know that the council has passed a resolutions under 190A granting the general permission। वो कहता है कि मुझे परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं थी स्पेशल परमिशन काउंसिल से, क्योंकि आपकी काउंसिल ने जनरल परमिशन पास करके रखी है अंडर रेगुलेशन नंबर 198। वो जनरल परमिशन है कि आप मैक्सिमम कितना पढ़ा सकते हो? 25 hours अ वीक। तो आपकी टाइम किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 25 hours अ वीक से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको पढ़ने में हम भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 97 पे। RMI Limited is a listed company in the business of manufacturing and trading of furniture and has annual turnover of rupees 1800 करोड़। RMI Limited एक लिस्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है क्या? फर्नीचर, और उसकी ट्रेडिंग भी करती है, और उसके एनुअल टर्नओवर है 1800 करोड़ रुपए की। द कंपनीज बिजनेस हैज डिक्लाइंड ओवर लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में कंपनी का
बिजनेस डिक्लाइन हो गया है, internal auditors of the company have been very helpful in terms of coming up with the observation suggestions which have helped then the management to improve the operations over the years. जो आपकी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स थे जो वो सजेशन दे रहे थे वो काफ़ी हेल्पफुल सजेशन थी और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई. द कंपनी सेटअप a plant around 4-5 years ago and the internal auditors have observed that the management needs to strengthen the controls around compliance with the Minimum Wages Act 1948 and rules framed thereunder. कंपनी ने 4-5 साल पहले कोई प्लांट लगाया था और आपके इंटरनल कंट्रोल्स ने कंपनी के मैनेजमेंट को सजेशन दी कि आपकी कंपनी को अपने जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं किसके ऊपर, मिनिमम वेजेस एक्ट कोई लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसकी कंप्लाइंस करने को लेकर आपकी कंपनी को अपने कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करने की नीड है. फॉलोइंग वर द ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या उसने बात बोली है. नंबर 1, उन्होंने बताया आपकी मैनेजमेंट को, इंटरनल ऑडिटर्स ने, कि आपकी जो कंपनी है वो वीकली ऑफ नहीं प्रोवाइड करती है. एज पर द मिनिमम वेजेस सेंट्रल रूल्स 1950 रूल्स जो भी उसने लिखा है, एम्प्लॉय शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू और अलाउड टू वर्क इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑन द रेस्ट डे अनलेस ही हैज or will have a substituted rest day for a whole day on one of the 5 days immediately before, on or after the rest date, provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than 10 days consecutively without a rest day for a whole day. प्रोविजन लिखी है कि कोई भी बंदा हफ्ते में उसको एक रेस्ट डे दिया जाएगा. अगर किसी रीज़न से रेस्ट डे नहीं मिल रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूशन में उसको कोई एक दिन रेस्ट डे दिया जाएगा और कॉन्टीन्यूसली कोई भी बंदा बिना रेस्ट डे के 10 दिन काम नहीं करेगा. ये क्या है, प्रोविजन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा ऑडिट का कोई लेना देना इस पे नहीं है. आगे, हाउएवर ऑन रिव्यू ऑफ द अटेंडेंस रिकॉर्ड, आपके ऑडिटर गया, इंटरनल ऑडिटर, उसने अटेंडेंस रिकॉर्ड देखा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए थे. इट वाज नोटेड दैट द कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ वर्कड कॉन्टिन्यूसली, उनको पता लगा कि ये तो आपका स्टाफ कॉन्टिन्यूसली काम करता है और 10 दिन से ज़्यादा काम कर रहा है. इसने किया है 13 तारीख से उन्होंने शुरू हुआ और 31 तारीख तक उन्होंने कॉन्टिन्यूसली काम किया है विदाउट टेकिंग एनी डे ऑफ. मतलब उसने नॉन कंप्लायंस किया है. आपका कौन सा एक्ट था ये, वेयर इज दैट एक्ट, कौन सा एक्ट था, मिनिमम वेजेस एक्ट था क्या, आई एम नॉट एबल टू सी कौन सा एक्ट था. हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. ठीक है, तो इस एक्ट का इसने नॉन कंप्लायंस किया है. आगे, वर्किंग आवर एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 12 आवर्स अ डे. एक और उसमें प्रोविजन होगी उस एक्ट के अंदर कि एक दिन में तुम 12 घंटे ही काम कर सकते हो. कोई बिग 4 वाले लोगों से पूछे क्या ये प्रोविजन वहाँ पे फॉलो की जाती है. एज पर रूल 24 सबसेक्शन 2 द वर्किंग डे ऑफ एन अडल्ट वर्कर should be arranged that inclusive of the intervals of the rest, if any, shall not spread over more than 12 hours any day. रेस्ट को मिलाकर एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते. However, on a sample review of the attendance records, आपके ऑडिटर ने सैंपल के बेसिस पे अटेंडेंस रिव्यू किया जब आपके लेबर्स का कौन से मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए, फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, इट वॉज नोटेड दैट देयर वर 24 एक्सेप्शन. उनको 24 ऐसे केसेस मिले जहां पे वर्कर्स काम कर रहे थे 16 घंटे से 23 घंटे तक एक दिन में. मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड, मैनेजमेंट ने अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया ऑडिटर को, दैट दिस हैज बीन द प्रैक्टिस इन द एरिया इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग. कहता कि देखो जिस टाइप की इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ना वैसे यहाँ पे ऐसे ही चलता है. ऐसा आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर को बोला. Further, the management also told that they will review the working schedule of the workers and ensure the compliance with the requirement, ensure that weekly offs and extended hours of the labor will be as per legal requirement. उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, आप जो कह रहे हो हम उस चीज़ का कंप्लाइंस करने की कोशिश करेंगे, हम देखते हैं कि लेबर का शेड्यूल वगैरह मंगवा के देखते हैं. आपको इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है. नंबर 1, this is a good recommendation by the internal auditors which the management plans to implement. However, इट शुड नॉट बी रिपोर्टेड एज एन ऑब्जर्वेशन. नॉन कंप्लायंस कर रहे हो लॉ का और कह रहे हो कि रिपोर्ट में ना दो, ऐसा कैसे हो सकता है. रिपोर्ट में तो ऑडिटर देगा. हाँ, जो ऑडिटर ने सजेशन दी है वो एक अच्छी सजेशन है, मैनेजमेंट को माननी चाहिए. तो मैनेजमेंट को माननी तो चाहिए, पर ये जो बात बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन
एज अ ऑब्जर्वेशन उसको रिपोर्ट में नहीं डालेंगे, ये गलत बात है। आगे, इफ द मैनेजमेंट अग्रीज टू इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन बाय द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड, इंटरनल ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में ना डाले। मैनेजमेंट ठीक कर रही है तो मत उसको अपनी रिपोर्ट में ना दिखाए, ऐसा थोड़ी होता है, रिपोर्ट में तो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर की ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में तो जाएगी जाएगी, ठीक है। तो 97th का आपका आंसर बनता है सी। मूविंग फॉरवर्ड टू 98th, Strong Steel Limited has reported a higher turnover of 650 crore in the year 2020। आज 100 तक ही कर लेते हैं, ठीक है। मुझे एक और क्लास रिकॉर्ड करनी है, तो आई थिंक ये ऑलरेडी 1-1.5 घंटे की क्लास हो चुकी होगी, 1 घंटे की तो ये मिनिमम हो चुकी है क्लास। तो 100 करते हैं, जो रिमेनिंग 20-25 केस स्टडीज़ हैं, MCQ है, या तो उसके लिए एक सेपरेट पार्ट बना दूंगी या फिर उसको केस स्टडीज़ में कहीं पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे, राइट। तो वो मतलब अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैं खुद अगर इनको पढ़ने बैठती हूँ तो इट लुक्स वेरी स्मॉल, बट व्हेन आई हैव टू एलोबरेट इट, इट लुक्स सो वास्ट, इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम। You know, the problem is not that I was not willing to cover the case studies in the first place. I was willing. The problem is time. It takes loads of time, loads of time, right? Question number 98 क्या कहता है? Strong Steel Limited has reported a higher turnover of 650 crore in the year 2020-2021 as compared to earlier years, but its sales return has also increased to 10% from only 4% up to the last year। वो कह रहा है कि कंपनी की टर्न ओवर इंक्रीज हुई है, कंपनी ने रिपोर्ट करी है टर्नओवर 650 करोड़ की, कौन से साल में? 2020-21 में, और एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, अच्छा मतलब उसके पिछले सालों के कंपैरिजन में ये एक हायर टर्नओवर है, और इसके साथ साथ जो उसके सेल के रिटर्न है, मतलब जो कस्टमर से वापस आ रहा है जो गुड, सेल्स रिटर्न है वो भी इंक्रीज होगी। पहले 4% आता था, अब 10% आता है। द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड about the high sales returns and feels the need to get the operational audit done for the sales and production department of the company. The company is also having the internal audit department in the company. Elaborate the possible reasons why management is getting operational audit done when internal audit has already done for both the department। कह रहा है कि मैनेजमेंट सोच रही है कि जो रिटर्न आ रहा है मैं ऑपरेशनल ऑडिट करा लेती हूँ, अगर कोई कहीं पे भी कोई डेफिशिएंसी है मेरी प्रोसेसेस में तो मुझे पता लग जाएगी, राइट। लेकिन अब मैनेजमेंट कहती है कि जब ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट होती है तो ऑपरेशनल ऑडिट क्यों करानी है? तो नंबर 1, बिकॉज द मैनेजमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट। नहीं, ये रीजन नहीं है कि आप सेटिस्फाइड हो इसलिए ऑडिट करा रहे हो। आगे, एज द ऑपरेशनल ऑडिट विल बी डन बाय द इंडिपेंडेंट पर्संस एंड विल प्रोवाइड सजेशन। ये कैसी बात है? इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट बंदा करेगा और वो सजेशन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम ऑपरेशनल ऑडिट करा रहे हैं, या बिकॉज मैनेजमेंट ऑडिट इज क्वालिटेटिव इन नेचर एंड ये ऑपरेशनल ऑडिट करा रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट करा रहे हैं? ऑपरेशनल ऑडिट करा रहे हैं। एनीवेज, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, पढ़ा हुआ है कंसेप्ट। आगे चलो, कहता है कि बिकॉज द मैनेजमेंट ऑडिट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, बट फिर भी वर्ड यहाँ पे इनको ऑपरेशनल ऑडिट ही यूज करना चाहिए था। रीजन देख ले एक बार इसका। क्वेश्चन क्या है यार? अच्छा, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑडिट, आपको क्या बताना है इसमें से कि क्या रीजन है कि मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट करा रही है? एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि क्या रीजन है कि मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट करा रही है। नंबर 1, बिकॉज मैनेजमेंट ऑडिट कि वो सेटिस्फाइड इंटरनल ऑडिट की परफॉर्मेंस से, तो ये रीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा, एज ऑपरेशनल ऑडिट विल बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, येस इट विल बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड विल प्रोवाइड द सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, येस इट विल प्रोवाइड द सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट। बट क्या ये रीजन है? क्या ये रीजन है? इट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स, इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट क्या ये अकेला रीजन है? नहीं, ये अकेला रीजन नहीं है, राइट। तो ये रीजन तो अकेला तो नहीं हो सकता। आगे, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑडिट इज अ क्वालिटेटिव इन नेचर एंड विल एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस एज पर द मैनेजमेंट की पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, यस ये भी बात तो सही है। आगे, बिकॉज द इंटरनल ऑडिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिट रिस्ट्रिक्टेड होती है सिर्फ फाइनेंशियल एरिया से, जबकि आपकी ऑपरेशनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट आपके नॉन फाइनेंशियल एरिया को भी कवर करती है, ऑपरेशंस की चेकिंग करती है। तो आपका ये आंसर बनेगा। ये आंसर बनेगा मतलब क्या आपका सिर्फ एक आंसर बनेगा? आंसर इज नो। क्या आपका एक, दो, तीसरा आंसर बनेगा? देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा नहीं, चौथा भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आपका आंसर जहाँ पे चौथा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आएगा नहीं तो इसको काट दो, आंसर बनेगा सी, ठीक है। देखो जब मैंने, अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ।
जब मैंने ये पढ़ा, मैंने क्या बोला कि ये नहीं हो सकता आंसर, मैंने ये बोला कि आंसर नहीं हो सकता। अगर सिर्फ ये सेकंड लिखा हुआ आता है तो सिर्फ सेकंड वजह नहीं हो सकती ऑपरेशन ऑडिट कराने की। तो यू हैव टू, आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी प्ले करना पड़ेगा जब आप एमसीक्यू को कवर कर रहे हो, कि कौन कौन से नीचे जब आंसर्स दिए हैं तो उसमें आपके ऑप्शंस में कौन सी सिचुएशन बेस्ट फिट कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कई जगह पे कि आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे जहाँ पे आपको बेस्ट केस नैरो चूज करना पड़ेगा। Right. Moving forward to next question, that is question number 99. In accordance with the provisions of Companies Act 2013 with respect to the investigations into the affairs of the company, कहता है Companies Act 2013 में जो investigations के provisions हैं, कौन से section में पढ़ते हो, मुझे याद नहीं है वो section यार। सेक्शन आई थिंक 206 से कुछ ऐसे आपके सेक्शंस बनते हैं, 210 है ना, ये वाले सेक्शन। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन वाले जो सेक्शंस है, इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट हो सकते हैं? इंस्पेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा ही हो सकता है। तो फर्म नहीं हो सकती, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ये एलएलपी भी नहीं हो सकती, सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा ही हो सकता है। तो 99 का आंसर आएगा डी, सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा। मूविंग फॉरवर्ड टू 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन पे आज हम ये क्लास को ख़त्म कर देंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास। ओके। Anand and Company is the auditor of ST Insurance Company. The insurance company is also involved in the reinsurance business. Company ST Insurance Company की ऑडिटर है आपकी अनंत एंड कंपनी, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो री इंश्योरेंस का भी काम करती है आगे। एंड नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ द री इंश्योरेंस प्रीमियम हैज़ बीन मेड। इस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी उसके री इंश्योरेंस प्रीमियम की प्रोविजंस थी वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर ली हैं। इंश्योरेंस कंपनी इज इनटू अ री इंश्योरेंस वेयर बाय दे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अभी इसने टाइप ऑफ इंश्योरेंस बताया यहाँ पे। The insurance company is into a reinsurance whereby their contract relate to one particular risk and expressed in the reinsurance policy. उसने बोला कि ये इस टाइप के बिजनेस में काम करती है, इस टाइप की इंश्योरेंस में काम करती है जहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्टिकुलर रिस्क से रिलेट करता है एंड वो एक्सप्रेस्ड होता है उसकी री इंश्योरेंस पॉलिसी में, मतलब उसके आगे उसी की री इंश्योरेंस होती है। ईच ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली नेगोशिएट होती है, मतलब तुम एक रिस्क को एक अलग से रिस्क मानते हो। ठीक है, मतलब यार ईच ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली नेगोशिएट होती का मतलब क्या है कि एक तो मान लो कंपनी के पास टोटल अमाउंट है 2000 करोड़ की इंश्योरेंस है, कंपनी कहती है मैं इसका 30% आगे री इंश्योर करवा रही हूँ, तो ये अब इंडिविजुअल नेगोशिएशन नहीं हो रही, कंपनी इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं उसकी आगे री इंश्योरेंस करवाती है। फैक्युलेटिव इंश्योरेंस कहते हैं इसको। ठीक है, आगे कहता है एंड ईच पार्टी हैज अ फ्री चॉइस दैट इज फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर एंड री इंश्योरेंस टू एक्सेप्ट। व्हाट काइंड ऑफ द री इंश्योरेंस बिजनेस इज दिस? दिस इज अ फैक्युलेटिव री इंश्योरेंस। ओके, सो दिस वॉज योर MCQ टिल 100। इसके बाद देखूँ कितने रहते हैं, 10 होंगे तो विल डू, 10 होंगे तो विल डू। इंस्टीट्यूट मानता कहाँ है यार, बताओ। एक और क्लास लग सकती है इसके ऊपर पूरी, अगली क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो आंसर ही शुरू हो गए। 125 हैं, अभी 25 MCQ और रहते हैं, मतलब एक क्लास और लगाई जा सकती है। ठीक है, सी यू इन अनदर क्लास। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, share these videos if you can, and what else you can say. Right now my mind is completely zoned out क्योंकि इतनी ज़्यादा ये केस स्टडीज़ हो चुकी हैं। So like this video, comment on this video, subscribe to this channel if you have not. Have a great day or night जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।